कल जो है हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखे थे, लैटिट्यूड वगैरह देखे थे, लॉन्गिट्यूड देखे थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज को हम लोग देखे थे। याद आ रहा है सब कुछ? हाँ, फिर हम लोग और क्या क्या देखे थे हम लोग, जो सीजन्स होता है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, अर्थ का एक्सिस, ये सब कुछ याद है? ये सब कुछ हम लोग कल अच्छे से, जो बेसिक जितना भी चीज है, इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन वगैरह क्या है, ये सब कुछ जो बेसिक था वो हम लोग कर चुके थे। फिर हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में एंटर कर चुके थे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम लोग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता है, कब घटता है, डिक्रीज करने का क्या रीजन है, ये सब देख लिए थे। अब देखो अभी जो है ना, अब हम लोग सोलर रेडिएशन और हीट बैलेंस, ये चैप्टर 9 को देखेंगे। ये चैप्टर 9 जो है मतलब एक टाइप से बेसिक फाउंडेशन रख रहा है, और इसके बाद जो चैप्टर 10 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चैप्टर 9 को एक बार देख लेते हैं, क्लाइमेटोलॉजी का ये बेसिक किस तरीके से रख रहे हैं, इसमें काफी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके पहले ही। क्लियर है? अब देखो एक चीज जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि अर्थ में जो भी वेदर फिनोमिनन हो जाए, वो वेदर फिनोमिनन किस चीज की वजह से, क्लाइमेट का मतलब ही हम लोग देखे थे ना, जल और वायु, और जल और वायु में जो भी चेंज हो जाता है वो हो किसकी वजह से जाता है, टेम्परेचर, और वो जो टेम्परेचर है वो अर्थ पे आ कहां से रहा है, वो हीट सन की वजह से आ रहा है। तो वही है कि मेनली जो भी अर्थ पे वेदर फिनोमिनन हो रहा है उसके पीछे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, सन। क्लियर है? तो वही है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या होता है, सन होता है। उसके बाद एक चीज और देखो, फिर हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला भी कल चीज देखे थे कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उसमें फिर एक और हम लोग ये देखे थे कि अगर सपोज कर लो ये यहाँ पे सन है और यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, तो सन का इनकमिंग सोलर वेव रेडिएशन आ जाता, जो इसका वेवलेंथ क्या था, शॉर्टर वेवलेंथ था, यूवी रेज था, और फिर अर्थ यहाँ पे हीट कर जाता, और अर्थ हीट करने के बाद क्या कर जाता, एनर्जी रेडिएट कर रहा था, और इसका वेवलेंथ क्या था, लॉन्गर वेवलेंथ था, इंफ्रारेड रेज वगैरह था। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इसका मतलब ये है कि अगर जो सन आ रहा है वो अर्थ को हीट कर रहा है, अर्थ हीट हो जाए, कुछ एनर्जी यहाँ पे ट्रैप हो जाए, और बाकी फिर एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, जिसकी वजह से क्या है कि सन पे मतलब अर्थ पे लगातार जो सूर्य का रोशनी आ रहा है, उसकी वजह से सन बहुत ज्यादा एक टाइम पे हीट नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना हीट रिलीज करते जा रहा है। क्लियर है? तो वही अभी हम लोग सोलर रेडिएशन वगैरह के बारे में देख लेते हैं, जो हीट बैलेंस वगैरह है उस चीज को देख लेते हैं अच्छे से। क्लियर? ये देखो सोलर रेडिएशन में क्या है, सबसे पहले जो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन होता है ना, जो यूवी रेज जो आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। कल हम लोग नॉर्मल लैब स्टेट देखे थे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। वैसे ही देखो एक और यहाँ पे डेटा है कि एक पर्टिकुलर, मान लो कोई पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर वाला एरिया स्क्वायर है। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्वायर मीटर एरिया है। क्लियर है? तो वहां पे अर्थ जो सन से एवरेज हीट जो रिसीव करता है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, वो कितना करता है, 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, हर मिनट पे कितना करता है। ये फैक्ट वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी पर्सपेक्टिव से, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्लियर है? बट फिर भी क्योंकि डेटा था तो मैंने बता दिया। फिर कल जब हम लोग रोटेशन और रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लेते तो वहां पे हमने देखा था कि ये जो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है अर्थ को कैसा करता है, ये एलिप्टिकल पाथ होता है। क्लियर है? जिसमें ये वाला जो पोजीशन जब पास में होता है तो उसको पी फॉर पास, पी फॉर पेरिलियन पोजीशन बोलते हैं। और ये हमने देखा था ये जनवरी के आसपास होता है, जब सन का डायरेक्ट रेट कब होता है, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है। और ये दूर वाला पोजीशन कब है, जुलाई के आसपास है, एपिलियन पोजीशन बोलते हैं दूर वाला पोजीशन को। क्लियर है? इस जगह पे क्या है, ये वाला पोजीशन कब होता है हम लोग का, जब सन का डायरेक्ट रे हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाए 21 जून। क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जून में, और यहाँ पे जुलाई में। क्लियर है? फिर अब आ जाओ यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो सरफेस ऑफ अर्थ का जो इंसोलेशन है, मतलब अर्थ का सरफेस इंसोलेशन मतलब क्या, कितना सूर्य का जो मतलब हीट है, रेडिएशन है, उसको रिसीव करेगा, किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज कुछ चीज देख लो, जैसे अगर सपोज कर लो ये रोटेशन है, ये अर्थ है ये, और ये यहाँ पे ऐसा सन है। क्लियर है? अभी ये वाला साइड इंसोलेशन रिसीव कर रहा होगा, ये जैसे ही रोटेट करेगा ये पीछे चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला साइड आगे आ जाएगा, ये वाला पार्ट रिसीव करेगा। मतलब रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है ना कि इंसोलेशन किस पार्ट पे कितना रिसीव होगा। तो वही है कि कौन कौन सा फैक्टर जो है जिसपे इंसोलेशन डिपेंड करता है,
तो पहला क्या हो गया, रोटेशन ऑफ एक्सिस, क्लियर है। दूसरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रे। देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रे क्या है, यहाँ पे एक फिगर देख लो पहले, ये देखो ये वाला फिगर दिख रहा है अच्छे से, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या सन का डायरेक्ट रे आ रहा है, क्लियर है, सन का डायरेक्ट रे यहाँ पे आ रहा है। इस जगह पे जो सन का रे आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये कुछ इंक्लाइंड है ना, एंगल कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री टाइप बन रहा है। जितना ज्यादा एंगल इंक्लाइंड होगा उतना ज्यादा ये जो सरफेस एरिया यहाँ पे अभी दिख रहा था, ये जो सरफेस एरिया वो उतना ज्यादा बड़ा होगा। ऐसा होगा ना, बिल्कुल फोकस्ड है तो छोटा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा ऐसा स्लैंट होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हीट जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो आ रहा है वो तो फिक्स्ड है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा फील होगा या कम होगा, कम होगा ना, क्लियर है। तो वही है कि इंसोलेशन इस पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब इस जगह पे जब बिल्कुल पॉइंटेड एक जगह पे आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ज्यादा फील होगा, ऊपर वाले एरिया में क्या होगा, हीट कम फील होगा। जो हम लोग को देखने को भी मिलता है कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, इधर क्या है बिल्कुल ही स्लैंटेड आ रहा है सन का रे, क्लियर है। और ऊपर से यहाँ पे तो अर्थ का शेप भी जियोड है, थोड़ा फ्लैट है, तो उस केस में क्या है सन का रे और भी ज्यादा ऐसा फ्लैट टाइप आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब सरफेस एरिया और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, सन का इंसोलेशन का जो इफेक्ट है, जो एनर्जी पर मतलब जो होता है ना एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, वो क्या होगा, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उतना कम होगा, क्लियर है। तो ये हमारा दूसरा इफेक्ट था, क्लियर है। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारा हो गया रोटेशन ऑफ द एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रे, फिर है लेंथ ऑफ द डे, कि दिन कितना बड़ा है। जैसे सपोज कर लो हम लोग जब कल रोटेशन पर रहते, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन का डायरेक्ट रे आ रहा है, तो उस केस में क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो जाता है। लार्जेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन हम लोग कब बोलते हैं, 21 जून के आसपास, और सबसे बड़ा रात कब होता है, 22 दिसंबर के आसपास, ऐसे ही होता है ना। तो अगर दिन बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो सन का इंसोलेशन भी तो दिन भर आएगा, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द डे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। अगर सपोज कर लो आकाश में बहुत ज्यादा बादल है, तो बादल होने की वजह से क्या होगा, जो सन का रे आएगा वो, अगर ये बादल है सन का रे ऐसे आ जाए, वो क्या होगा, काफी सन रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ऐसा गर्मी के मौसम में भी देखते होगे ना, ऊपर से जब बादल गुजर रहा है तो थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि सन का जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन था वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो उस पे भी डिपेंड करता है। फिर कन्फिगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट्स, कि मतलब जो जमीन का कन्फिगरेशन है उस पे भी डिपेंड करता है। कैसे, जैसे सपोज करो ये पहाड़ है, क्लियर है, धूप अभी इधर उगा हुआ है, सूरज इधर है, तो ये वाले पोर्शन पे क्या होगा, अच्छा खासा गर्मी आएगा, इधर वाले पोर्शन पे क्या होगा, ठंडा रहेगा, समझ में आ जाए। मतलब इंसोलेशन ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसपे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब इंसोलेशन होगा सर का, क्लियर है। उसी को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और देखो, अभी जो हमने ये एरिया वाला देखा था, ये समझ में आ गया ना, जितना हायर लैटिट्यूड्स पे होंगे वहां पे क्या होगा, सन का इंसोलेशन पर यूनिट एरिया उतना कम होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हायर द लैटिट्यूड लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एंगल क्या है, कम है, यहाँ 90 डिग्री, क्लियर है, रिजल्टिंग इन स्लैंट सन रेज। द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन स्लैंट रेज। उसी चीज को यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्लियर है। इसको एक बार पढ़ लेना, क्लियर है कि स्लैंट सन रेज होगा मतलब क्या होगा, एरिया ज्यादा कवर्ड होगा और हीट क्या होगा, पर यूनिट एरिया काफी कम होगा, क्लियर है। तो इस चीज को हम देख लेंगे। फिर आ जाओ अगला जो इंपॉर्टेंट है, क्या है, फिर ये भी हम लोग देख लिए थे, पैसेज ऑफ द सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ये जो प्लैंक्स लॉ याद है कि प्लैंक्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे, जितना हॉटर बॉडी होगा उतना ही ज्यादा मतलब क्या होगा, हीट रेडिएट होगा और वेवलेंथ उतना छोटा होगा, क्लियर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस का हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे कि वो क्या होता है, जो शॉर्ट वेवलेंथ के जो इंफ्रारेड रेज, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ जो यूवी रेज होते हैं उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है, बट जो लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज होता है उसके लिए क्या होता है, ओपेक होता है या ट्रांसलूसेंट टाइप होता है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ट्रोपोस्फेयर में देखें तो जो वाटर वेपर है, ओजोन है या अदर गैसेस है, वो क्या कहता है, मैक्सिमम इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब जो अर्थ से एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एब्सॉर्ब करते जा रहे हैं,
क्लियर है। और फिर यहाँ पे देखो वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा एक चीज और देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसे हम लोग बचपन में भी पढ़े थे कि सन जो होता है वो क्यों मतलब हम लोग का रेडियस दिखता है, स्काई क्यों ब्लूइश दिखता है, याद है ना कुछ ऐसा? तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हुआ है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो भी विजिट मतलब ये जो अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में देखें तो वेवलेंथ के टर्म में इधर अल्ट्रावायलेट रे है, फिर विजिबल रे आता है, फिर इंफ्रारेड आता है। जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ रहे हैं वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये वेवलेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। और जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा एनर्जी क्या होता है उतना ही ज्यादा कम होता है। एनर्जी क्या यूवी रेज वगैरह का ज्यादा है, सन का यूवी रेज, और ये अर्थ का इंफ्रारेड रेज जिसका एनर्जी काफी कम है। कुछ इस तरीके से है, क्लियर है। इसी चीज को अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो है जो भी सन का रे होता है ना वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उससे कैसे मतलब अलग अलग रेज निकलता है, क्लियर है। जैसे हम लोग को पता है कि जब मॉर्निंग में है या सूर्योदय का टाइम है या सूर्यास्त का टाइम है तो उस टाइम हम लोग को क्या देखने को मिलता है, थोड़ा रेडियस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, उस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आया। ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पे क्या सन जो है अबाउट टू सेट में दिख रहा था, क्लियर है। अब यहाँ से सन क्या आ रहा है, मतलब ऐसा सूर्य का रोशनी आते हुए दिख रहा है। चलो ऐसे ही देख लो, क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या है, जब सूर्योदय हो रहा है इस जगह पे जब हम खड़े हैं, नहीं लगती मैं तो स्क्रीन आ गया ना, हाँ ठीक है ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो सन है ना, अभी इस जगह पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे लिए क्या है, ये अभी सन या तो सूर्योदय हो रहा होगा या डूब रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो इसको क्या है, लंबा पाथ ट्रेवल करना है, क्लियर है। लंबा पाथ कौन ट्रेवल करेगा, जिसका वेवलेंथ क्या है ज्यादा है, वही लंबा पाथ ट्रेवल करेगा ना, क्लियर है। यहाँ पे देखो अगर यूवी रेस में हम लोग देखें वेवलेंथ ज्यादा किसका दिख रहा है, हाँ इधर जितना ज्यादा जाएंगे वेवलेंथ ज्यादा है, इधर जितना इधर जाएंगे वेवलेंथ कम है। अब अगर क्या है, जैसे जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, लाइट क्या हो रहा है स्कैटर्ड हो रहा है, उसकी वजह से प्रिज्म वाला याद है, जैसे प्रिज्म होता है जाता है स्कैटरिंग होता है सारा लाइट बनता है। अब ये सारा लाइट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा दूरी तय करेगा। रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसीलिए सुबह सुबह कैसा दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है। दोपहर के टाइम में हम लोगों को कैसा दिख रहा है, येलोइश दिख रहा है। क्यों, क्योंकि थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लेंथ क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है। सर के जस्ट ऊपर जब है तब तो हाइट कम है, यहाँ पे क्या है, ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो रेड कलर, शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाए तो येलो कलर, क्लियर है। तो ये जो है मतलब स्पेक्ट्रम वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो एक बार हम लोग देख लिए, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो सन का इंसोलेशन होता है, कल भी हम लोग देखे थे कि सन का इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है सन का इंसोलेशन सबसे ज्यादा, हम लोग देखे थे ना सब ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा नहीं होता है इंसोलेशन। क्यों नहीं होता है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्लाउड्स है, क्लियर है। क्लाउड्स काफी ज्यादा सन के रेज को, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। टेम्परेट रीजन वगैरह पे तो ऐसे भी नहीं होगा, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं वहां पे एक तो हाई प्रेशर है, जिस भी जगह पे हाई प्रेशर होगा वहां क्लाउड फॉर्मेशन होगा क्या, इक्वेटर पे लो प्रेशर है तो क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा और क्लाउड भी नहीं है। क्लाउड नहीं होने की वजह से क्या, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बिल्कुल मतलब सीधा आता है, क्लियर है। कोई बीच में ऐसा रिफ्लेक्शन वाला वैसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, उससे कम ट्रॉपिक्स में और सबसे कम इक्वेटर में। अगर मान लो कॉन्टिनेंट और ओशियन है, दोनों में कहाँ पे ज्यादा होगा,
हाँ, कॉन्टिनेंट में देखो कॉन्टिनेंट में हम लोग का क्या है, बादल जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ओशियंस में क्या पूरा पानी ही पानी है ना, तो अगर सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो वो क्या होगा, सारा इवोपरेट होगा, इवोपरेट होकर क्लाउड्स फॉर्मेशन करेगा। जितना ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, सन का इनकमिंग सोलर रे क्या होगा, उतना ज्यादा ब्लॉक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है? तो सन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन कॉन्टिनेंट और ओशियंस में कहां जाता आता है, कॉन्टिनेंट्स में आता है, अगर सेम लैटिट्यूड का बात कर रहे हैं तब। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जिससे क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे चीज देखो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पे आएगा, सब ट्रॉपिकल एरिया में आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाउड बहुत कम होता है। इक्वेटर जो है वहां पे क्या है, कॉम्पैरेटिवली कम इंसोलेशन आएगा ट्रॉपिक से। क्लियर है? अगर सेम लैटिट्यूड का है तो कॉन्टिनेंट और ओशियंस में कहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा होगा, हाँ, कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे क्लाउड्स फॉर्मेशन काफी कम है। फिर देखो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर को देख लो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, बस उसको ध्यान में रखो कि क्या होता है, बाकी फिर हम लोग ऐसे देखते हैं। ये थोड़ा दिक्कत है। हाँ ठीक है, देखो कुछ टर्म्स देख लो जो आगे समझने में हेल्पफुल होगा। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन और एक होता है एडवेक्शन। क्लियर है? देखो कन्वेक्शन क्या होता है, जब भी वर्ड कन्वेक्शन लिखा हुआ हो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे सपोज कर लो अभी यहाँ पे गर्मी है, मतलब आग जल रहा है, इस आग की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर में हीट फील हो रहा है, तो वो जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट होगा कि मतलब ये आग जो है अपने जस्ट ऊपर वाला लेयर को गर्म करेगा, वो उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, तो जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है ना, वो क्या होता है, कन्वेक्शन। एयर सर्कुलेशन जो हम लोग का हो जाए, जैसे सपोज कर लो कहीं पे बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर है, लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, हवा हल्का हो गया और फिर वो ऊपर गया, तो ऊपर का हवा भी क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा। मतलब जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कन्वेक्शन है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट है, मतलब यहाँ पे आग जल रहा है, मुझे साइड में गर्मी लग रहा है। क्लियर है? तो वो क्या है, वो मेरा एडवेक्शन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन जो है जैसे सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू जो मतलब इंसुलेट जो कंडक्टर है उसके थ्रू जो हीट मूव हो जाए। जैसे सपोज करो ये लोहे का रॉड है, ये यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं और रॉड को हम यहाँ पे पकड़े हुए, मुझे हीट यहाँ पे फील हो रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा कंडक्शन है। क्लियर है? और रेडिएशन क्या है, जो एनर्जी वो वेवलेंथ के फॉर्म में रेडिएट कर जाए, जैसे सन है वो गर्म हो जाए तो वो एनर्जी रेडिएट कर जाए, वो रेडिएशन है। ये चारों वर्ड का मतलब समझ में आया? मतलब अगर हम बोलेंगे इन फ्यूचर आगे चल के कन्वेक्शनल करंट, तो समझ जाओगे ना कि कन्वेक्शनल करंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट का बात कर रहे हैं। तो ये बस वर्ड्स के लिए ध्यान में रखो। कन्वेक्शन मतलब, कन्वेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट। क्लियर है? कि हीट क्या हो जाए, वर्टिकली ट्रांसफर हो जाए। एडवेक्शन का मतलब क्या है कि चूल्हा यहाँ पे जल रहा है, आग यहाँ पे जल रहा है, मुझे थोड़े दूर में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है, मुझे गर्मी फील हो रहा है, तो ये एडवेक्शन इसको बोलेंगे। क्लियर है? रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन नॉर्मल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अर्थ गर्म हुआ तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है लॉन्ग वेव फॉर्म में, सन जो है वो गर्म है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो वो हमारा रेडिएशन है। और कंडक्शन तो बताइए कि कोई भी चीज गर्म है, कंडक्टर है और उससे एनर्जी पास कर रहा है, जैसे लोहे का रॉड है, यहाँ हम लोग गर्म कर रहे हैं, यहाँ मैं पकड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे गर्म फील हो गया। क्लियर है? तो वही है। एक चीज ध्यान में रखो, जो कन्वेक्शन होता है ना, हम लोग यहाँ ट्रोपोस्फीयर में देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मान लो ये समुद्र है, हीट आ जाए सूर्य का रोशनी की वजह से पानी गर्म हो जाए, गर्म होने की वजह से अब क्या होगा, ये अपने लेयर को, अपने से जस्ट ऊपर वाले लेयर का हवा को गर्म करेगा और ऊपर वाला लेयर का हवा गर्म होगा। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर वाला हवा ऐसे गर्म होते जाता है ना, तो वो जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट जो है ना, ये जो कन्वेक्शन एडवेक्शन वगैरह जो भी है, ऐसे भी हम लोग कल देख चुके हैं कि जितने भी वेदर फेनोमेनन होते हैं वो सारा का सारा वेदर फेनोमेनन कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर में ही हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो कन्वेक्शन है वो हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा, केवल ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। अब आ जाओ, एक चीज और है, ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है। ये देखो, ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है ना, इसमें कन्वेक्शन और एडवेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है।
ज्यादा जूम नहीं करते, यहाँ से ऐसे दिख जाएगा, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। देखो सी ब्रीज का मतलब क्या है, देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, इस चीज को एकदम नोट डाउन कर लेना। जो एयर का नोमेनक्लेचर होता है ना, वो हमेशा ओरिजिन पे होता है। अगर मैं बोलूंगा ईस्टर्लीज, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन कहाँ है, ईस्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ वेस्टर्लीज, तो ओरिजिन कहाँ है, वेस्ट। अगर मैं बोलूंगा सी ब्रीज, तो ओरिजिन कहाँ है, सी। अगर मैं बोल रहा हूँ लैंड ब्रीज, तो ओरिजिन लैंड। क्लियर है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि एयर का नोमेनक्लेचर हमेशा उसके ओरिजिन पर ही होता है। अब देखो सी ब्रीज का जो कंडीशन है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या है, दिन का टाइम है। क्लियर है, दिन के टाइम में हमने देखा था ना कि जमीन और पानी में जल्दी ज्यादा गर्म कौन होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म होगा और फिर वाटर जो है वो क्या होगा, वो लेट से गर्म होगा। तो अभी अगर दिन का टाइम देखें तो यहाँ पे क्या, जमीन ज्यादा गर्म है, तो यहाँ का हवा जो होगा वो क्या होगा, हल्का हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर का हवा भी गर्म होगा। हवा, हल्का हवा क्या होता है, राइज करता है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और अब क्योंकि ये हवा ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, जो समुद्र का ठंडा हवा है वो उसको भरने के लिए तो आएगा ना, ऑक्यूपाई करने के लिए। तो समुद्र से हवा ये पोजीशन ऑक्यूपाई करने आएगा। क्लियर है, और ये हवा फिर जो है ये इधर जाएगा उस जगह को भरने के लिए। तो अगर सरफेस पे हम लोग देखें तो सरफेस पे एयर का मूवमेंट क्या हो रहा है, समुद्र से इधर हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, सरफेस पे एयर का मूवमेंट हमारे समुद्र से इधर हो रहा है, इसलिए इसको सी ब्रीज बोलते हैं। सिमिलर उल्टा केस कहाँ पे हो जाएगा, लैंड ब्रीज के केस में होगा कि रात के टाइम पे क्या होगा, हवा सरफेस मतलब जमीन से पानी के साइड जाएगा। क्लियर है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो, अब क्या होता है, जो समुद्री तट पे जो लोग रह रहे हैं ना, जैसे तमिलनाडु वगैरह हो गया, आंध्र प्रदेश पूरी, उन लोग जब मछली मारने जाते हैं ना बोट के थ्रू, तो वो क्या कहते हैं, वो कब निकलेंगे, दिन में निकलेंगे या रात में निकलेंगे, रात में निकलेंगे ना। क्यों? क्योंकि रात में हवा कैसे चल रहा है, कोस्ट से समुद्र के साइड, और वापस वो क्या होता है, रात को मतलब ऐसे होता है कि 2-3 बजे ऐसे निकलते हैं और फिर दोपहर के टाइम में 12-1 बजे तक आ जाते हैं। क्योंकि 12-1 बजे के बाद फिर क्या होता है, हवा ऐसा चलना स्टार्ट होता है। तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट होता है कि हवा के डायरेक्शन में। बट अब क्योंकि इंजन बोट है तो अब तो कैसे भी जा सकते हैं, बट अभी भी वो ट्रेडिशनल फिशरमैन, जिन लोग अभी भी मतलब चप्पू चला के जो नौका चलाते हैं, मतलब यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। क्लियर है कि रात के टाइम में निकलते हैं और सुबह लौट जाते हैं। क्लियर है, मछली तो रात भर तैरते जाता है, एक्वेरियम में देखना मछली सोता नहीं है। ये देखो, ये वही सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैस, और जिससे वो इनडायरेक्टली अर्थ के सरफेस को हीट करके रखते हैं। एक टॉपिक देख लो, ये जो है ये अक्सर मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, बट ये बहुत सिंपल है और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करने का जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आता है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, हीट बजट ऑफ द अर्थ। बजट मतलब पता है ना, बजट क्या होता है, जैसे हम लोग फाइनेंशियल बजट होता है तो उसमें क्या है, कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ गया, इसी का लेखा जोखा होता है कि मतलब टोटल इतना इनकम हुआ और टोटल इतना एक्सपेंसेस हुआ। सेम चीज जब हम बात करें हीट बजट का, तो वही चीज है कि कितना हीट अर्थ पे सन से आया और फिर वापस कितना हीट रेडिएट हुआ, कैसे हुआ, वही चीज। देखो टोटल मान लो सन से 100 यूनिट हीट आते हैं। क्लियर है, वो जो 100 यूनिट हीट आ रहा है ना, इसमें से क्या है कि 51 यूनिट हीट कौन एब्सॉर्ब कर लेता है स्टार्टिंग में ही, मतलब वो सीधा अर्थ एब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर है, 51 यूनिट अर्थ एब्सॉर्ब कर लिया, बचा कितना 49। 100 आया था, 100 में से अर्थ कितना एब्सॉर्ब कर लिया 51, और ये 51 एब्सॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, वापस रेडिएट करेगा। अभी रेडिएट वाला हम लोग नहीं देख रहे, बस देख रहे पहले जो 100 आया था उसका क्या हिसाब है। 100 आया 51 तो अर्थ एब्सॉर्ब कर लिया। अब देखो 27 यूनिट हीट जो है उसको कौन रिफ्लेक्ट कर दिया, क्लाउड्स। कि क्लाउड्स क्या किया, 27 यूनिट को अर्थ पे पहुंचने ही नहीं दिया, पहले ही बाहर भेज दिया। अब 49 था, 49 में से 27 चला गया, कितना बचा, हाँ 22। अब देखो ये जो 6 यूनिट है, ये 6 यूनिट स्कैटर्ड हो जाए स्पेस में, कहां से, डस्ट पार्टिकल से। क्लियर है, 6 यूनिट क्या हो जाए, डस्ट पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाए। 27 इधर गया, 27 और 6 हाँ 33 हो गया। और फिर अब यहाँ पे 14 यूनिट जो है वो कौन एब्सॉर्ब कर ले रहे हैं,
14 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब 51 यूनिट तो सीधा पहले अर्थ एब्जॉर्ब किया था, 14 यूनिट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर अब कितना बचा? मतलब टोटल यहाँ पे 14 27 था और फिर 6 33 हुआ, 33 और 14 कितना हुआ? हाँ 47। क्लियर है? अब जो 2 यूनिट बचा वो क्या हो रहा है? जो एनर्जी यहाँ पे अर्थ में मतलब अर्थ में बहुत जगह आइस है ना, आइस है, ग्लेशियर्स है, ये सब क्या है? ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है। ब्लैक कलर क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। व्हाइट कलर क्या करता है? हीट को रिफ्लेक्ट करता है। तभी तो स्कूल यूनिफॉर्म्स पहले मैक्सिमम क्या होता था? व्हाइट होता था। और ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में देखा जाता था कि स्कूल यूनिफॉर्म्स लाइट कलर का होता था। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो टेम्परेट रीजन में कंट्रीज है, उनका स्कूल यूनिफॉर्म क्या होता था? डार्क होता था, व्हाइट नहीं होता था। हम लोग का स्कूल यूनिफॉर्म्स लाइट कलर का होता था। क्यों? क्योंकि ये गर्मी वाला जगह है, ताकि वो हीट जो है वो क्या हो? वापस रिफ्लेक्ट हो सके। क्लियर है? बट धीरे धीरे अब क्या है? अब इधर भी हम लोग का स्कूल यूनिफॉर्म्स मल्टी कलर होने लग गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो पीछे वाला साइंस है सब भूल गए। क्लियर है? वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अब देखो तो वो 2 यूनिट जो है वो कौन रिफ्लेक्ट कर दे रहा है? जो आइस है, जो ग्लेशियर है, ये सब क्या कर रहा है? वो भी 2 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मतलब टोटल जो 100 यूनिट आया था उसका हिसाब किताब पता चल गया। 51 यूनिट अर्थ एब्जॉर्ब किया, 48 यूनिट देखो ये जो 51 यूनिट अर्थ है, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद 27 यूनिट वापस डायरेक्टली स्पेस में चला गया क्लाउड्स के थ्रू। 6 यूनिट जो है ये कहाँ है? डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उसके थ्रू स्कैटर्ड होकर वापस चला गया स्पेस में। और बाकी जो 2 यूनिट बचा वो कौन है? आइस, ग्लेशियर्स, ये सबसे रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो टोटल ये 100 यूनिट का हिसाब हो गया। अब जो ये 100 यूनिट्स आया वो 100 यूनिट्स गया कहाँ? क्लियर है? तो वो देख लो, ये जो 51 यूनिट्स है, इस 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट, ये जो रेड कलर वाला है ना, वो अब वो जो वापस जो ये हीट आया था वो अब जाने का कहानी है। ये जो 17 यूनिट है वो क्या हुआ? वो स्पेस में रेडिएट कर गया। क्लियर है? यहाँ पे 51 यूनिट जो अर्थ एब्जॉर्ब किया था उसमें 17 तो स्पेस में चला गया, और 34 जो है वो वापस क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर गया, जिसको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया। पहले जो सन का इनकमिंग रेज था उसको तो 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब किया था, फिर अर्थ का जो आउटगोइंग रेज है उसका 34 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया। टोटल कितना हो गया? ये वापस 48, और ये बाद में पूरा का पूरा 48 क्या होगा? चला जाएगा। मेनली तो इतना ही बच गया था ना, बाकी सब तो पहले ही जा चुका था। समझ में आ रहा है? ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसको सिंपल भाषा में ऐसे ही ध्यान में रखो। 51 यूनिट अर्थ कर लेता है। क्लियर है? 27 यूनिट जो है क्लाउड सी भेज देता है, 6 यूनिट जो है वो हमारा डस्ट पार्टिकल भेज देता है, 2 यूनिट जो है वो हमारा आइस हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी जो हमारा 14 यूनिट हो गया वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बाकी सब तो जा चुका है, यहाँ पे कितना बचा है? 14 यूनिट एटमॉस्फेयर का और 51 यूनिट अर्थ का। ये जो 51 यूनिट अर्थ का उसमें से 17 यूनिट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट मतलब रेडिएट हो जाएगा इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में। बच कितना गया? जो 34 यूनिट है वो, और ये 14 यूनिट, ये दोनों भी बाद में धीरे धीरे करके रेडिएट होगा, पर तुरंत नहीं होगा। ये थोड़ा आराम आराम से होता है। क्यों? ताकि अर्थ का एक पर्टिकुलर एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहे। बट अब यहाँ पे जितना ज्यादा हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते जाते हैं उतना ज्यादा फिर ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है। क्लियर है? बट इन जनरल अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो प्लैनेट के लिए अच्छा है। नुकसान कब है? जब हम लोग पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन बढ़ा देते, तो वही यहाँ पे है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एक एल्बिडो होता है। एल्बिडो क्या है? जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट होता है रेडिएशन का। मतलब अर्थ पे क्या आया? सन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया, कुछ क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे आइस है, आइस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सन का हीट को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्बिडो। मतलब जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है उसको हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। जितना ज्यादा का मान लो ब्लैक कार्बन जो होता है, ब्लैक कार्बन जो मोटर व्हीकल्स वगैरह से डस्ट पार्टिकल निकलता है या एग्जॉस्ट से निकलता है, वो अगर बर्फ पे बहुत ज्यादा जम जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे हमारा एल्बिडो घट नहीं जाएगा? एल्बिडो तो घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है। ये एल्बिडो को ध्यान में रखना, क्योंकि एल्बिडो से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, बट एल्बिडो टर्म्स यूज करके क्वेश्चन कर लेता है। क्योंकि अक्सर लोग एल्बिडो से कंफ्यूज होते रहते हैं, एल्बिडो है क्या?
सिंपल में ध्यान में रखना, जो भी हीट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ तक? क्लियर है? चलो ठीक है। ये हीट बजट देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्लियर है? अब आ जाओ वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस। क्लियर है? देखो एक चीज और कल हम लोग देखे थे, जब हम लोग अर्थ का ऐसा देख रहे थे तो जो टॉरिड जोन है, क्लियर है, ये हम लोग अर्थ का ऐसा देख लेते हैं ना, जैसे सपोज कर लो ये अर्थ है हमारा, इसका ये जो टॉरिड वाला जोन है, ये वाला पोर्शन, इस पे क्या होता है, सन का डायरेक्ट रेस साल में हमेशा इसी रीजन में कभी ना कभी आता है, एक टाइम कम से कम, वही टॉरिड जोन है। क्लियर है? इस रीजन पे जो आ जाए तो इस जगह पे हीट तो एक्सेस है, इधर वाला जो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेट जोन या और आगे फ्रिजिड जोन में जाएंगे, वहां पे सन का डायरेक्ट रे भी नहीं आ रहा है, ऊपर से हम लोग देखें जो इंसोलेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्लैंटेड रेज हो रहा है। स्लैंटेड रेज होने की वजह से क्या है, एनर्जी डेंसिटी काफी कम है। क्लियर है? तो अब क्या है, इस जगह पे तो हीट का सरप्लस है, बहुत ज्यादा हीट है, इधर क्या है, हीट कम है। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये जो हमारा 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है, क्लियर है, इस जगह पे क्या होता है, एनर्जी सरप्लस में होता है, मतलब इधर हीट तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बाकी वाला जो रीजन है इधर क्या है, हीट डेफिशिएंट में, मतलब उधर ठंडा ज्यादा है। लेकिन क्योंकि हम लोग का क्या होता है, एडवेक्शन फॉलो होता है, कन्वेक्शन फॉलो होता है, एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं ना एयर सर्कुलेशन, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ऐसे एयर का जो मूवमेंट हो जाए उसकी वजह से क्या हो जाए, ये जो हीट जो टॉरिड रीजन्स के आसपास जो 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जो एक्यूमुलेट हो जाता, ये भी हीट क्या हो जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। क्लियर है? तो ये जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है हीट का, कि कैसे मतलब जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन है वो कैसे मतलब पूरा मेंटेन होता है। ताकि ऐसा क्यों होता है, अगर ये कन्वेक्शन या एडवेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत होगा, जो ट्रॉपिकल रीजन है या 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड में, वहां पे हीट का सरप्लस होते जाएगा, रहने के लिए जगह नहीं होगा, और इधर क्या जरूरत से ज्यादा ठंडा होते जाएगा। क्लियर है? तो वो हीट ऐसे बैलेंस हो जाता है। अब आ जाओ, ये अगला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन मैंने बताया, क्लाइमेट का मतलब क्या है, जल और वायु, और दोनों अफेक्ट जो भी उन लोगों का मूवमेंट वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से ही हो रहा है। क्लियर है? तो टेम्परेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? काफी सारे फैक्टर्स तो पता भी होंगे जो हम लोग पहले कभी डिस्कस भी किए। क्लियर है? देखो सबसे पहला फैक्टर क्या है, लैटिट्यूड। अगर सपोज कर लो लैटिट्यूड में बोल रहा हूं 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्लियर है, और 90 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर, 90 डिग्री मतलब पोल। सन जो टेम्परेचर है कहां पे ज्यादा होगा, 0 डिग्री वाला पे ज्यादा होगा ना। इन जनरल अगर बोला जाए, इन जनरल, वैसे तो सब ट्रॉपिकल हाई में सबसे ज्यादा, डेजर्ट एरिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, बट इन जनरल अगर बोला जाए तो इक्वेटर से जैसे जैसे पोलवर्ड जाता है टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। उसका एक हम लोग अभी रीजन भी देख लिए, क्यों, क्योंकि इधर स्लैंटेड रेज आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, डायरेक्ट रे आ रहा है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है, इधर एंगल कम बना रहा है, और जिसकी वजह से ये सरफेस एरिया बढ़े जा रहा है, इधर सरफेस एरिया छोटा होता है। पॉइंटेड एरिया लेंस ग्लास याद है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें हम लोग नहीं देखते, अगर एकदम पॉइंटेड करते हैं तभी पेपर चलता है। अगर सर्कल बड़ा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से जो हम लोग ऐसे करते हैं सूर्य का रोशनी से जो पेपर जलाते हैं, सर्कल बड़ा होगा तो नहीं जलता है ना। क्लियर है? तो भैया यहाँ पे पॉइंटेड आ रहा है तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी आ रहा है, इधर स्लैंटेड आ रहा है कम गर्मी आ रहा है। दूसरा क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कैसे, जैसे जैसे हम लोग हाइट में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। एक रीजन क्या है, एक रीजन ये भी है कि हाइट में ऊपर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर है? अब सबसे मेन रीजन तो ये है कि अर्थ का रेडिएशन जो गर्मी हो रहा है अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो मेनली किस चीज की वजह से हो रहा है, अर्थ के रेडिएशन से हो रहा है। अर्थ से जब एनर्जी रेडिएट कर जाए तो आग के जितना पास हम लोग रहेंगे उतना ज्यादा गर्मी फील होगा ना। क्लियर है? तो अर्थ से सरफेस से जितना ज्यादा ऊपर हम लोग जाते जाएंगे उतना कम गर्मी फील होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स का भी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, सरफेस पे, ये जमीन पर। ये जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे डस्ट पार्टिकल्स ऊपर में क्या उतना ही ज्यादा कम है। तो ऊपर जो डस्ट पार्टिकल से भी जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो भी कम मिलेगा, तो उसकी वजह से भी हम लोग को एनर्जी क्या होता है, ऊपर हाइट में जाते तो उतना
कम मिलता है। और ये हम लोग देखे भी थे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड में, मतलब हाइट वाइज सी सरफेस से जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। बट ये टेम्परेचर ध्यान में रखना, अगर मैं बोलूँ कि एटमॉस्फेयर में हम लोग ऊपर जा रहे और टेम्परेचर घटता है तो ये कंप्लीट सही स्टेटमेंट नहीं है। ट्रोपोस्फेयर में ही बस ये फेनोमेनन है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, क्लियर है। बाकी उसके बाद फिर वो घटेगा बढ़ेगा वो डिफरेंट है, वो हम लोग कल देखे ना कि फिर स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है। तो ये जो हम लोग वेदर फिनोमेनन में बोल रहे हैं ना कि जैसे जैसे ऊपर जाके टेम्परेचर घट रहा है, ये मेनली कहां पे बोल रहे हैं? ट्रोपोस्फीयर में। क्योंकि फिर हम लोग देखे थे स्ट्रेटोस्फीयर में कल कि वापस जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर मेसोस्फीयर में घटना स्टार्ट होता है, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे है कि ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है ये किसके लिए वैलिड है? ये जो नॉर्मल लैप्स रेट का डेटा हम लोग कल देखे थे ना कि हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है, ये ट्रोपोस्फीयर के लिए है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये सब नियम लागू नहीं होते, क्लियर है। तो कौन कौन सा रीजन है जिसपे टेम्परेचर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड हम लोग देख लिए, एल्टीट्यूड देख लिए, क्लियर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत फेमस है कि जितना ज्यादा समुद्र से दूरी बनाएंगे हम लोग, जितना ज्यादा समुद्र से दूर रहेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? टेम्परेचर डिफर करेगा। जैसे सपोज कर लो दिल्ली में बहुत ही ज्यादा ठंडा और बहुत ही ज्यादा गर्मी है, हाँ नहीं, अगर दिल्ली से थोड़ा और पास आए, अगर हम लोग बिहार जाए तो बिहार में दिल्ली के कंपेयर में कम ठंड और कम गर्मी होगा। लेकिन अगर हम कोलकाता जाए तो वहां पे और भी कम ठंड और कम गर्मी होगा, क्लियर है। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हम लोग समुद्र के आसपास रहते हैं उतना ज्यादा क्या होता है? टेम्परेचर का जो रेंज है, वेरिएशन रेंज, वो उतना ज्यादा कम होता है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं ना ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि सी से जो विंड आता है वो क्या करता है? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के थ्रू न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जितना जमीन गर्म होना चाहिए उतना होगा नहीं, क्यों? क्योंकि समुद्र से ठंडा हवा आके न्यूट्रलाइज करेगा। जितना जमीन ठंडा होना चाहिए उतना जमीन ठंडा होगा नहीं रात को, क्यों? क्योंकि समुद्र से गर्म हवा आके न्यूट्रलाइज कर देगा, क्लियर है। मतलब इंडिया का जितना भी कोस्टल एरियाज है वो सब में हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं हो जाए। अभी ठंड का टाइम है, अभी भी पूरी अगर चले जाओ तो जिन लोग अभी पूरी गए होंगे तो लोग देखे होंगे कि अगर इनर भी पहने हुए तो फिर काम चल जा रहा है, नहीं विष्णु? हाँ, टी शर्ट में ही घूम रहे। ऐसे अगर मुंबई चले जाओ, ऐसे अगर मतलब चेन्नई चले जाओ, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटैलिटी, क्लियर है, क्लियर है। इस इफेक्ट को हम लोग कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं कि ये जो है जैसे जैसे हम लोग कोस्टल एरिया से इनवर्ड्स जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर रेंज चेंज होते रहता है। वही यहाँ पे तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी समझ में आ गया। अगला कौन सा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है? वो है एयर मास और ओशन करंट। देखो ये एयर मास और ओशन करंट, इसको हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस शॉर्ट में समझ लो। पहले ओशन करंट देख लेते हैं। ओशन करंट अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ओशन करंट वगैरह क्या होता है। बस अभी इतना समझो कि अगर मैं बोल रहा हूँ वार्म ओशन करंट, अभी समझो ऐसा कि वो नदी है, क्लियर है। जैसे नदी होता है वैसे ही क्या है, समुद्र में ओशंस का भी एक प्रवाह होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है। ऐसा नहीं जिधर मन उधर बह जाए। जैसे अगर मान लो इधर है तो ओशन जो है वो इसी डायरेक्शन में ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पे ओशन जो है इसी डायरेक्शन में ऐसे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से कुछ होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अभी बस इतना ही समझो कि ओशन करंट जो है टाइप का पर्टिकुलर पाथ है जिस पाथ में ओशंस में मतलब वाटर जो है वो फ्लो करेगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ओशन करंट्स जो है वो टेम्परेचर मतलब को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने क्या बताया? दो टाइप का ओशन करंट है, एक वार्म ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है। अभी आसान भाषा में बस इतना समझो, अगर वार्म ओशन करंट है तो पानी कैसा होगा? गर्म। कोल्ड ओशन करंट है तो पानी ठंडा। इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे वार्म ओशन करंट है, मैंने रेड से लिखा हुआ है वार्म को, गर्म पानी है और बगल में क्या है? जमीन। अब यहाँ पे जब गर्म पानी है तो गर्म पानी क्या होगा? इवोपरेट करेगा, नहीं इवोपरेट करेगा तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? बारिश होगा। तो जमीन जो है बहुत ज्यादा गर्म होगा क्या? नहीं होगा ना। बारिश क्या करता है? हीट को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्लियर है। इसका मतलब जिस भी जगह पे वार्म ओशन करंट होगा उस जगह पे क्या देखने को मिलेगा? हम लोग को अच्छा खासा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। वहां पे हमेशा रेनफॉल अच्छा खासा होगा। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे ये मैप अगर दिख रहा होगा तो रेड कलर से जितना भी है ये सारा क्या है? वार्म ओशन करंट है, क्लियर है। यहाँ पे देखो इस जगह पे अगर हम लोग देखें रेड कलर से, अगर हम लोग यूएसए का बात देखें
तो यूएसए में क्या है, यूएसए का जो हमारा ईस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड दिख रहा है जिधर गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इस साइड हम लोग को क्या देखने को मिला, इधर अच्छा खासा घना पॉपुलेशन है, घना आबादी है। क्यों? क्योंकि इधर जो है बारिश वारिश अच्छा हो रहा है, क्लियर है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। इधर देखो, इधर कैलिफोर्निया करंट है जो ब्लू कलर से है, कोल्ड करंट है। तो क्या होगा, यूएसए का वेस्टर्न पार्ट में हम लोग को कैलिफोर्निया डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर से है तो पेरू करंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि कोल्ड करंट में डेजर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस जगह पे कोल्ड ओशन करंट है उस जगह पे इवोपोरेशन बहुत ज्यादा होगा। क्या पानी बहुत ज्यादा इवोपोरेट करेगा? नहीं करेगा ना। पानी को इवोपोरेट करने के लिए भी क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर यहाँ पर है ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या है कि कोल्ड ओशन करंट है, पानी बहुत ज्यादा इवोपोरेट नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो वैसा जगह क्या होगा, डेजर्ट एरिया टाइप नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, जहां जहां कोल्ड ओशन करंट है, इस जगह पे साउथ अफ्रीका में क्या है, साउथ अमेरिका में देखो इधर पेरू करंट है, तो इस साइड क्या देखने को मिलेगा, अटाकामा डेजर्ट, क्लियर है। इधर कैलिफोर्निया करंट है तो इधर क्या देखने को मिलेगा, कैलिफोर्निया डेजर्ट। यहाँ पे देखो बेंगुएला करंट है तो अफ्रीका में यहाँ नीचे में कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पे देखो कैनरी करंट है तो अफ्रीका में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सहारा डेजर्ट। मतलब जिस जगह पे कोल्ड करंट है उस जगह पे क्या है, टेम्परेचर ठंडा है। टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से वहां पे पानी में इवोपोरेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, और आसपास का एरिया में क्या हो रहा है, बारिश भी कम हो रहा है, क्लियर है। और वहां पे फिर डेजर्ट हो रहा है। तो ये समझ में आया कि कैसे कोल्ड ओशन का मतलब ओशन करंट कैसे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, एयर मास। जिस जगह का एयर मास कोल्ड होगा उस जगह का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा। जिस जगह का एयर मास जो है वो गर्म होगा वहां का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा। एयर मास को और ओशन करंट्स को डिटेल में हम लोग सेपरेटली देखेंगे। अभी बस हम लोग फैक्टर्स देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, क्लियर है। अब आ जाए यहाँ पे और कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, जैसे देखो सॉइल भी बहुत हद तक टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। जैसे अगर जिस जगह का मिट्टी जो है वो किस टाइप का हो, अगर सॉइल में नमी बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है, या जिस जगह पे नमी बहुत ज्यादा होगा वहां पे जब सन का रे आएगा तो वो क्या होगा, इवोपोरेशन होगा। इवोपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा ना, तो उस जगह पे थोड़ा ठंडक होगा, क्लियर है। जिस जगह का उस मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं है, जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट है, नमी बिल्कुल भी नहीं है। अब वहां पे जब टेम्परेचर आएगा तो उस जगह पे क्या होगा, हाँ जो भी हीट हो जाए कोई कूलिंग इफेक्ट तो नहीं हो रहा ना, तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है। सिमिलरली वेजिटेशन पे भी, मान लो कि जिस जगह पे वेजिटेशन का पेड़ पौधा बहुत ही ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा पेड़ पौधा है, तो उस जगह पे क्या होगा, जितना ज्यादा धूप पड़ेगा उतना ज्यादा लीव्स से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या, जो लीफ के पोर्स में जो पानी है वो पानी इवोपोरेट करेगा, और तभी तो हम लोग पेड़ के नीचे जाते हैं तो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड वाटर से पानी ले जाए और लीव्स के थ्रू क्या हो जाए, इवोपोरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा इवोपोरेशन होता है उतना ज्यादा पेड़ के नीचे हम लोग को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो वही है कि वेजिटेशन में जो है वो डिफाइन करता है कि टेम्परेचर कैसा होगा। मेन तो यही सारा फैक्टर्स था, ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स है कि सॉइल हो गया, वेजिटेशन है, अगर वेजिटेशन बहुत ज्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्लियर है। फिर हमारा स्लोप हो गया, स्लोप वही, अगर सपोज करो स्लोप ऐसा है, क्लियर है, तो एक साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा, थोड़ा ठंडक रहेगा, क्लियर है। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, देखो ठीक है। देखो अगला जो टॉपिक है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। जैसा कि मैंने बता भी दिया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आया था और अभी 2025 में भी आया है, क्लियर है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आइसोथर्म क्या होता है। देखो आइसोथर्म या आइसोबार इस टाइप का जब भी वर्ड मिले ना, जब आइसोथर्म में मिल जाए मतलब सेम टेम्परेचर वाला रीजन, आइसोबार मतलब सेम प्रेशर वाला रीजन। जैसे मान लो ऐसा हम पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स बना दे, क्लियर है, ऐसा कुछ पॉइंट्स बना दे कि ये एक पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस वाला, इधर कहीं 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ कहीं 10 डिग्री सेल्सियस है, इधर 5 है, इधर 10 है, क्लियर है, इधर 5 है, इधर जो है वो मेरा 10 है, ऐसा कुछ है।
अब जब हम आइसोथर्म बना रहे ना, तो आइसोथर्म में क्या करेंगे हम 10 वाला जहां जहां है उस पॉइंट को जो है वो हम मार्क करते जाएंगे। ये क्या है, ये 10 डिग्री वाला आइसोथर्म है। वैसे जब 5 का बनाएंगे तो 5 का जो है ये मेरा कुछ ऐसा आइसोथर्म बनेगा। आइसोथर्म का मतलब क्या है कि सेम टेम्परेचर को मैच करता हुआ एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है, वही है आइसोथर्म। आइसो सिमिलर और थर्म मतलब टेम्परेचर, कि सिमिलर टेम्परेचर वाला लाइन कौन कौन से है। क्लियर है। अब जैसे देख लो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आइसोथर्म, क्लियर है ना, हाँ सबको क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन जनवरी, और फिर हम लोग देखेंगे जुलाई। जनवरी और जुलाई ही क्यों देखेंगे, जनवरी जून ही क्यों देखेंगे? रीजन ऐसा है कि जनवरी के आसपास में क्या होता है, 22 दिसंबर को सन का डायरेक्ट रे कहाँ पर आ जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, और उसके बाद फिर जून में कहाँ आ जाए, कैंसर पे। तो इसीलिए यही दो टाइम देखते हैं कि इस दोनों टाइम पे आइसोथर्म हमारा कैसा बिहेव करता है। सबसे पहले हम लोग कौन सा देख रहे हैं, जनवरी। जनवरी मतलब ध्यान में है ना, अभी कहाँ पे है सन का डायरेक्ट रे, कैप्रिकॉर्न पे। मतलब अगर ये हम लोग मैप खोले, इस मैप में अगर हम लोग देखें तो इस मैप में अभी सन का डायरेक्ट रे कहाँ होगा, कहीं इस जगह नीचे होगा, कैप्रिकॉर्न के आसपास। ये सारे इस जगह पे 20 से थोड़ा नीचे नहीं, इस जगह पे कहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अब इस जगह पे क्या है, एक चीज और हम लोग को नॉलेज पता है, सन और अर्थ में, सॉरी लैंड और वाटर में, दोनों में कौन जल्दी गर्म होता है, लैंड। और वाटर लेट से गर्म होता है। ठंडा भी जल्दी कौन होगा, लैंड ही होगा, वाटर लेट से ठंडा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंड एरियाज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट वेरी कोल्ड इन विंटर। क्यों? क्योंकि विंटर कहाँ पे है अभी, जब सन का डायरेक्टली अभी कहाँ आ जाए, सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाए, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। क्लियर है। और ये जो ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लैंड है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बट द ओशियंस नियर द लैंड एरियाज स्टे वार्मर। अब यहाँ पे जो है जमीन तो बहुत ठंडा हो गया है, लेकिन इसके बगल वाला जो वाटर है वो तुरंत ठंडा होगा क्या, ये तो लेट से ठंडा होगा ना। ये तो बहुत जल्दी जमीन ठंडा हो गया, ये क्या होगा, लेट से ठंडा होगा। मतलब कि अगर सपोज कर लो, अगर हम सेम पॉइंट ले रहे हैं, क्लियर है, अगर हम सेम पॉइंट ले रहे हैं, मान लो ये इंडिया है, क्लियर है, ये इंडिया का जमीन वाला पोर्शन है और ये समुद्र वाला पोर्शन है, दोनों सेम लैटिट्यूड पे लिए हैं, दोनों में टेम्परेचर जहां ज्यादा कहां पे होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ठंडा ज्यादा कहां पर होगा, अगर अभी सूर्य का डायरेक्ट रोशनी कहाँ आ रहा है, कहीं इधर आ रहा होगा, इधर कहीं आ रहा होगा, तो उस केस में क्या है, ऊपर तो अब ठंडा हो रहा है चीजें, तो अब ज्यादा गर्म कौन होगा, पानी या फिर जमीन। हाँ, सूर्य का रोशनी नीचे आ जाए तो अब तो इधर ठंडा हो जाए ना, जमीन तो जल्दी ही ठंडा हो चुका है, पानी तो अभी भी गर्म है ना, तो ज्यादा गर्म कौन होगा, वाटर होगा। ये चीज क्लियर है, वाटर तो ज्यादा गर्म होगा। मतलब अगर ये सपोज कर लो, यहाँ पे हम लोग देखें कहीं पे भी अगर कि इन जनरल अगर यहाँ का टेम्परेचर कुछ है, तो वाटर जो है वो क्या है, अगर इस जगह पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, नहीं 10 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, एकदम बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओ, इस जगह पे 10 है तो इस जगह पे 10 से तो थोड़ा ज्यादा होगा, जमीन से थोड़ा ज्यादा गर्म पानी होगा। यहाँ पे मान लो 15 है, इसका मतलब क्या है कि 10 जो होगा पानी क्या होगा, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी यहाँ आ जाए तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ज्यादा ठंडा मिलेगा। मतलब क्या है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा ना, नहीं समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ जाए। देखो जमीन और पानी, जमीन क्या है, इसको अगर हम फिर से कट करके फिर से बना दें, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम लैटिट्यूड ले रहे, ये स्ट्रेट लाइन मान लो, ये स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है, ये जमीन वाला पोर्शन है, सन का डायरेक्ट रे कहां पर आ रहा है, यहां कहीं आ रहा है, क्लियर है, सन का डायरेक्ट रे इधर आ रहा है, तो यहां से जितना ज्यादा दूर चले जाते जाएंगे ठंडा होते जाएगा, होता जाएगा। अब इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे जमीन है और इस जगह पे पानी है, दोनों में ज्यादा ठंडा कौन होगा, जमीन होगा ना, क्योंकि वो तो जल्दी ठंडा हो चुका है, पानी तो अभी भी क्या है, कॉम्पैरेटिवली गर्म है। मतलब अगर इस जगह पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस जगह पे क्या होगा, 10 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, यहाँ थोड़ा 15 होगा। मतलब पानी में हमको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा 10 डिग्री के लिए, समझ में आया, तो 10 डिग्री हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना। मतलब जो 10 डिग्री वाला आइसोथर्म है वो हमको क्या मिलेगा, थोड़ा ऊपर हाइट में पानी समुद्र में मिलेगा, समझ में आ जाए। तो
तो वही चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इन जनरल अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग का ओशियंस है, ओशियंस में ये हम लोग का क्या हो रहा है, आइसोथर्म थोड़ा ऊपर बेंड नहीं कर रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर में बेंड करता हुआ दिख रहा है ये थोड़ा ऊपर। क्लियर है, ये समझ में आया? यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि इन जनवरी मंथ, क्लियर है, आइसोथर्म जो होगा ओशियंस में क्या रहेगा, ऊपर बेंड करेगा। हमको बताना था वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कब बेंड ऊपर करेगा कब बेंड नीचे करेगा। ये समझ में आ गया पूरे अच्छे से? इसको घर में जाकर के एक बार फिर से खुद से सोचना, क्योंकि इसमें अक्सर सबको कंफ्यूजन होता है कि कब ऊपर बेंड करेगा कब नीचे बेंड करेगा, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेम चीज मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड एरिया जो नदर्न हेमिस्फीयर में है, जनवरी का टाइम है, वो क्या है, विंटर का महीना है, बहुत ज्यादा ठंड हो चुका है। ओशियन सभी भी क्या है, कुछ हद तक गर्म है, उतना ठंड नहीं हुआ है। बिकॉज द ओशियन इज वार्मर, क्योंकि ओशियन क्या है, वार्मर है, किससे, जमीन से। सो द सेम टेम्परेचर इज फॉर्म फर्दर नॉर्थ ओवर द ओशियन, की ओशियन में वही टेम्परेचर हम लोग को क्या मिलेगा, थोड़ा नॉर्थ जाकर के, थोड़ा और ऊपर जाकर के मिलेगा। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, आइसोथर्म क्या करेगा, थोड़ा ऊपर बेंड करेगा, और जो हम लोग को यहाँ पे बेंड करता हुआ दिख भी रहा है। समझ में आ जाए? अब इस डायग्राम में थोड़ा हम लोग और ज्योग्राफी अप्लाई कर देते हैं। अभी हमने कोल्ड करंट और वार्म करंट देखा था। इस जगह पे देखो, इस जगह पे हम लोग का क्या था, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट था। हाँ, यहाँ पे कोल्ड करंट था, यहाँ पेरू करंट कोल्ड करंट था, इस जगह पे बेंगवाला करंट था, ये पेरू करंट कोल्ड करंट था। तभी तो यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट हमने देखा ना अभी, कि जिस जगह पे कोल्ड करंट होगा वहां पे इवापोरेशन कम होगा, पानी ठंडा है तो ज्यादा इवापोरेशन होगा नहीं, इवापोरेशन नहीं होगा तो वहां पे डेजर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे पेरू करंट है, एटाकामा डेजर्ट है, इस जगह पे बेंगवाला करंट है तो हम लोग को क्या मिल रहा है, कलहारी डेजर्ट, यहाँ पे कैनरी करंट है तो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट। क्लियर है? कैलिफोर्निया करंट तो कैलिफोर्निया डेजर्ट, ऐसा मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आइसोथर्म को देखो, कोल्ड करंट है तो आइसोथर्म क्या हुआ, थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए तो यहाँ पे भी पानी में तो ऐसा 20 ही होना चाहिए था, लेकिन क्या किया, ये 20 डिग्री अब क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाकर के मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड करंट क्या कर रहा है, शिफ्ट कर दे रहा है। सेम चीज यहाँ पे कि ये 25 डिग्री था, यहाँ पे 25 डिग्री ऐसे आना चाहिए था, लेकिन कोल्ड करंट की वजह से क्या है, 25 डिग्री अब थोड़ा ऊपर हाइट पे मिलेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये कोल्ड करंट उसको ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, ओह सॉरी, क्लियर है? हाँ चलो ठीक है, तो ये वाला पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, अब इसका सेम अपोजिट कहाँ कब हो जाएगा, जब हम लोग जुलाई का देखेंगे। ये देखो, देखो ये जुलाई का टाइम है, सेम लॉजिक लगाओ। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, जुलाई का टाइम है, इन जनरल अभी क्या होना चाहिए कि सन का ये कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां इस जगह पे कहीं होगा। किस जगह पे, इस जगह पे थोड़ा कहीं होगा, नहीं इधर कहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब हम लोग नीचे में इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। क्लियर है? नीचे में देखने को मिलेगा। इधर क्या है, इधर ट्रॉपिक ऑफ क्या ये है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग मूवमेंट देखें तो इस जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है, तो आइसोथर्म इधर क्या होना चाहिए था, थोड़ा ऐसा पैरेलल टाइप होना चाहिए था, लेकिन वो पैरेलल टाइप दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? ये क्या है, ये थोड़ा अगर सेम एरिया में देखो कहीं पे भी, मान लो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, इस चीज को पहले समझने से पहले कुछ कुछ बेसिक देख लो। यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें, कोल्ड करंट आ रहा है, कोल्ड करंट आ रहा है तो आइसोथर्म क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा गर्म होना चाहिए था, उतना गर्म यहाँ पे नहीं मिल रहा। क्या हुआ, आइसोथर्म यहाँ पे मतलब थोड़ा नीचे बेंड कर गया, कर गया। इस जगह पे देखो, यहाँ पे क्या है, कैनरी करंट था जिसकी वजह से सहारा डेजर्ट देखने को मिल रहा था। ये क्या हो रहा है, थोड़ा इधर बेंड करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पानी को यहाँ पे ठंडा कर दे रहा है। सेम चीज यहाँ पे देखो, ऐसा बेंड होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये आइसोथर्म क्या कर रहा है, बेंड कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इस आसपास क्या होना चाहिए था, थोड़ा नीचे तक गर्म होना चाहिए था, ये ठंडा कर दे रहा है। जहां पे भी कोल्ड करंट होगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा पुश करेगा।
समझ में आ रहा है आइसोथर्मल को। उस हिसाब से एक चीज और यहाँ पे अब देखो, अब अगर सेम वही लॉजिक लगाओ कहीं पे भी, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन है, क्लियर है, ये कहाँ पे है, ये जमीन वाला एरिया है, और ये जो है ये मेरा क्या है, ओशन वाला एरिया है। दोनों में अभी कौन ज्यादा गर्म है? अभी तो लैंड ज्यादा गर्म है, क्लियर है, लैंड ज्यादा गर्म है। ओशन क्या है, कम गर्म है। सन का डायरेक्ट रे कहाँ आ जाए, ट्रॉपिक ऑफ यहाँ। इसका मतलब इस जगह पे अगर मान लो 25 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। मतलब 25 डिग्री के लिए इसको क्या होगा, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा ना, सन जितना डायरेक्ट रे आ जाए, मतलब ये थोड़ा ऊपर ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्यों? यहाँ पे देखो, जहां पे भी ये जमीन से समुद्र की तरफ जाएगा तो ऐसा बेंड करेगा, क्लियर है, जमीन से समुद्र की तरफ जाएगा ऐसा बेंड करेगा। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस जगह पे 25 है तो उसके बगल का जो ओशियन होगा जस्ट सेम लैटिट्यूड पे, यहाँ पे 25 होगा क्या? नहीं होगा, जमीन क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को देखना, यही वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, क्लियर है। इसको अगर करके देखोगे तो फिर हो जाएगा कि कब कैसा मूवमेंट हो रहा है। ये समझ में आया ना सबको? आया? चलो ठीक है। ये वाला चैप्टर अब हम लोग का लास्ट हो रहा है। इसमें अब लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्लियर है, खास करके मतलब काफी कुछ समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। नॉर्मली हम लोग क्या देखें, जो टेम्परेचर है हम लोग का, जैसे जैसे सी सरफेस से ऊपर हाइट पे जाते जाते टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, डिक्रीज करते जाता है। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन ऐसा होता है जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर नीचे के कंपेयर में ज्यादा है। मतलब हम लोग को सरफेस पे क्या दिख रहा है कि नीचे जो सरफेस है, इस सरफेस पे हम लोग को टेम्परेचर क्या दिख रहा है, वार्म, क्लियर है। और यहां से ऊपर में क्या है, सॉरी नीचे में क्या है, टेम्परेचर कोल्ड है, और ऊपर में क्या है, वार्म। और होना कैसा चाहिए था, नीचे गर्म होना चाहिए था, ऊपर जाते जाते ठंडा होना चाहिए था। जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन मतलब क्या, उल्टा हो गया, क्लियर है, कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल लैब स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ कंडीशन बदल गया। और ऐसा कंडीशन कब आता है, ठंड के दिनों में देखते हो, हाँ, बादल कहाँ बनना चाहिए था, आसमान में काफी ऊंचा पे, बादल कहाँ बन जा रहा है, जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं, बहुत घना, एकदम नीचे जमीन पे ही बन जा रहा है। तो वो क्या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं है कि जो ठंडा कंडीशन ऊपर जाके होना चाहिए था वो ठंडा कंडीशन नीचे ही हो गया। फॉग एक्चुअली है क्या, छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल्स है उसमें क्या है, वाटर पार्टिकल ड्रॉपलेट्स क्या एक्यूमुलेट हो गया, नहीं बहुत ठंडा जमा हुआ, वही तो फॉग कंडीशन है। फॉग एक टाइप का बादल ही तो है, अगर बहुत ज्यादा वो होगा तो वो क्या होगा, ह्यूमिड बन के नीचे गिर जाएगा, पूरा पानी शीत हो जाएगा, घास वगैरह देखते होगे। तो वही चीज है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हम लोग को इतना तो पता है कि कब हो रहा है, ये तो हम लोग का दिसंबर जनवरी में ठंड के मौसम में आ रहा है। अब देखो ये हाँ क्या इन्वर्जन, वहां पे इन्वर्जन का रीजन डिफरेंट है ना, हमने देखा ना ओजोन लेयर, वहां पे इन्वर्जन का रीजन क्या है कि यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर है, अपर पार्ट में क्या है, यहाँ ओजोन गैस है। ये ओजोन गैस क्या कर रहा है, सन का जो इनकमिंग रे है उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि अब हम लोग ये मान लो ये ट्रोपोस्फीयर है, इससे जैसे जैसे इस जगह पे जाएंगे यहाँ पे क्या एनर्जी हीट जाता है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्लियर है। वो इन्वर्जन हो रहा है, बट मेनली जो हम लोग बात करते हैं ना वो तो वहां हमेशा ही हो रहा है। ट्रोपोस्फीयर में ये ऐसा नहीं होता था ना, ट्रोपोस्फीयर में तो रूल यही था ना कि जैसे जैसे हम लोग सी सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे टेम्परेचर क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब उल्टा कंडीशन हो रहा है। अब ये जो उल्टा कंडीशन हो रहा है ये कब होगा और क्या होता है, इसी चीज को समझ लेते हैं। होता क्या है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, सिंपल सा 3 वर्ड ध्यान में रखो। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तभी होगा जब हम लोग का लॉन्ग विंटर नाइट है, साथ ही साथ क्लियर स्काई है और स्टिल एयर है, क्लियर है। अगर ये 3 कंडीशन होगा तब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगा। अब ये तीनों क्यों होगा, जैसे सपोज कर लो लॉन्ग विंटर नाइट है,
क्लियर है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हो क्या रहा है कि ये अगर हम लोग देखें, ये हम लोग का जमीन है, ये हम लोग का जमीन है, क्लियर है, ये लैंड है, लैंड एरिया है। अब ये जो लैंड एरिया है इसके ऊपर टेम्परेचर क्या है, ये पूरा ठंडा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, और ऊपर क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। तो बताओ जमीन जस्ट कोल्ड कब होगा, गर्मी में होगा या ठंडा में होगा, ठंड में होगा ना, कि ये जमीन क्या होना चाहिए, पूरा ठंडा। और ठंडा दिन में होता है या रात में होता है, रात में होता है ना, मतलब इतना तो क्लियर है कि विंटर होना चाहिए, और दूसरा क्या, रात होना चाहिए। अब एक चीज और मेरे को बताओ, अगर विंटर रात जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा ठंडा होगा ना, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहला कंडीशन क्या हो गया, लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, कि जितना ज्यादा लंबा रात होगा। इसीलिए देखो दिसंबर वगैरह में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि दिसंबर में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा रात होता है ना, नहीं, दिन छोटा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर है। तो ये एक आइडियल कंडीशन हो गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में, यहाँ ठंडा होगा, यहाँ बादल बनेगा, फॉग बनेगा, फॉग धरती पे ही नीचे बन जा रहा है। आगे देखो, आगे क्या बोला, क्लियर स्काई, स्काई कैसा होना चाहिए, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, अगर सपोज कर लो यहाँ पे बादल है, क्या है, बादल, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग को बादल देखने को मिलता है, ये जमीन है और यहाँ पे ऐसा बादल है। अब क्या है, ये जमीन गर्म होगा दिन में, क्लियर है, और रात में ये जमीन क्या होगा, ये दिन में गर्म हुआ तो रात में वापस ये ठंडा होगा, ठंडा करेगा तो अपना हीट लूज करेगा। ये हीट लूज करने के बाद ये जाना कहाँ चाहिए, स्पेस में जाना चाहिए। लेकिन अगर बादल रहा तो बादल क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वापस रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे सन करता है ना 27 यूनिट। अभी हम लोग देखे हीट बजट में कि सन का जो इनकमिंग रे है उसको तो 27 यूनिट वो पहले ही ऐसे भेज देता है, तो वैसे ही वो ये भी तो करेगा कि अर्थ का जो एनर्जी रेडिएट करेगा, कुछ एब्सॉर्ब करेगा, कुछ वापस भेज देगा। तो जितना ठंडा हम लोग को जमीन पे चाहिए उतना ठंडा मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। मतलब स्काई कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर बादल है तो फॉग बनेगा, नहीं बनेगा, क्लियर। ये बेसिक चीज है, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा, क्लियर है। कि इसका मतलब हम लोग क्या देख लिए, लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्लियर स्काई भी होना चाहिए। तीसरा क्या बोलते हैं, स्टिल एयर होना चाहिए, मतलब हवा जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। देखो अगर मान लो जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा, वो डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या होगा, एयर ड्रॉपलेट्स वैसा जमा होगा, तभी तो क्लाउड्स बनता है। वो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स जो ह्यूमिड होता है वो क्या होता है, उसके अराउंड जमना स्टार्ट होता है, क्लियर है। अगर सपोज कर लो एयर बहुत ज्यादा है तो डस्ट पार्टिकल के साथ साथ जो मॉइस्चर है उसको भी उड़ा के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा ना। तो एयर कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तभी तो फॉग जम पाएगा। अगर बहुत तेज हवा चलेगा तो फॉग रहेगा क्या, वो भी चला जाएगा। मतलब तीन जो सबसे मेन रीजन होना चाहिए, मेन कंडीशन होना चाहिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए, वो क्या है, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर, क्लियर है। ये तीन मेन रीजन है। इसके अलावा वो और भी कुछ पूछ सकता है कि हवा ड्राई होना चाहिए या ह्यूमिड होना चाहिए, क्लियर। देखो अगर ह्यूमिड हवा बहुत ज्यादा होगा तो वो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, वो क्योंकि पहले ही से ह्यूमिड है, समझ में आ रहा है। हवा का थोड़ा ड्राई होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ड्राई एयर रहेगा ना तभी तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होगा उसको वहां पे जमा होने का, मतलब डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ होने का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर। हाँ सैचुरेशन पॉइंट, तभी तो मतलब ह्यूमिड है तो बहुत जल्दी ही सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर लेगा, समझ में आ रहा है। बहुत जल्दी सैचुरेशन पॉइंट अचीव करने की वजह से क्या होगा, वहां पे मतलब फॉग नहीं बन पाएगा, क्लियर है। सैचुरेशन पॉइंट देखो क्या होता है, मतलब बता देते हैं। जैसे हम लोग मिक्सचर है, क्लियर है। अब मिक्सचर में क्या होता है, जैसे सपोज कर लो एक ग्लास पानी का है, उसमें चीनी डालते जा रहे हैं, एक टाइम आता है ना जिसके बाद अब चीनी नहीं घुलता है, एक टाइम तक घुलता है, मतलब उस क्या हो गया, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सेम वैसे ही है कि जब हम लोग इस में बात करें तो अब क्या है, एक टाइम आएगा जब वो मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट पे ही वो क्या बोलते हैं, जो हमारा कन्वर्ट होता है ना ह्यूमिड बनना, उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। बट अभी बस इतना समझो कि अगर ड्राई एयर होगा तो वो थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होगा, क्लियर है। हाँ लेकिन वहां पे और भी कंडीशन चाहिए कि अगर लॉन्ग विंटर नाइट है, क्लियर है,
क्लियर स्काई है, स्टिल एयर है, तो फॉग बन सकता है। कोस्टल एरिया में तो फॉग बनने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है। ऐसे भी देखो, अभी हम लोग लखनऊ में देखे थे, मैच रद्द हो गया, फॉग कहाँ पे बना? वहां बना ना। ऐसा नहीं सुनोगे कि चेन्नई में फॉग बन जाए बहुत ज्यादा, वहां पे भी बनेगा, ऐसा नहीं है, उस जगह पे भी बनने का कंडीशन है। अगर कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट एक जगह पर आते हैं तब भी वो आइडियल कंडीशन बनाता है फॉग बनाने का। बट इन जनरल अगर हम लोग ऐसे देखें तो वो वहां पे चांसेस कम होता है कोस्टल एरिया में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लियर स्काई भी तो नहीं होगा। कोस्टल एरियाज में कम से कम इतना तो है ना, बारिश वाला तो सिचुएशन रहेगा। अगर कहीं पे मान लो कोल्ड ओशन करंट है, सहारा डेजर्ट जैसे, वहां पे क्या है? कोल्ड ओशन करंट है, तो अब कैनरी करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, तो उस जगह पे क्या होगा? क्लियर स्काई हम लोग को मिलेगा। क्लियर है। क्लियर स्काई के साथ साथ अगर ठंड का मौसम है और हम लोग को लॉन्ग विंटर नाइट भी मिलेगा और हवा भी अगर वहां पे नहीं चल रहा है तो वहां पे फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान में रखना। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने बता दिए। क्या क्या? लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, ड्राई एयर अगर सरफेस पे होगा तो वो जो है वो फेवरेबल कंडीशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर एयर मॉइस्ट होगा तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है मॉइस्ट एयर, और वो राइज भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्लियर है। स्टिल एयर होना चाहिए, लैंड कवर, ये सब तो अलग है, बट मेनली समझ गए ना। इसमें किसी को डाउट है क्या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में? नहीं ना। अब आ गया जो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये कुछ पॉइंट वही यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एक यहाँ पे देखो, जैसे ये फॉग है। क्लियर है। फॉग जो होता है वो क्या है? कॉफी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए फॉग मेनली वैसे जगह पे, मतलब कॉफी कल्टीवेशन मेनली वैसे जगह पे ही किया जाता है जहाँ पे फॉग्स वगैरह काफी हो। जैसे कर्नाटका का जो नीलगिरी वाला एरिया है, उस जगह पे क्या है? फॉग होता है। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे क्या कि जिस जगह पे हिली एरियाज होता है वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन होने का चांसेस थोड़ा रहता है। जैसे सपोज कर लो, देख लो कैसे, इस जगह पे देखो, अभी क्या है? ये दिन का टाइम है। क्लियर है। दिन का टाइम है तो हवा, मतलब चारों तरफ ऐसा गर्मी है। क्लियर है। अब क्या हुआ? अब रात का टाइम आ गया। रात का टाइम हुआ तो क्या है? ऊपर तो हवा भी गर्मी ही है, नीचे जो ये जमीन है, क्लियर है, ये जमीन क्या होगा? पूरा ठंडा होना स्टार्ट होगा। ठंडा होने के बाद जमीन के जस्ट ऊपर जो हवा क्या होगा? ठंडा होगा। अब क्योंकि ठंडा हवा क्या होता है? थोड़ा भारी होता है, तो ये भारी हवा जो यहाँ ऊपर हिली एरियाज में था वो क्या होगा? नीचे ऐसे, कोल्ड एयर क्या है? डेंस है, तो वो डेंस एयर भारी चीज नीचे आएगा ना, तो भारी हवा क्या हुआ? नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब जब नीचे आया तो ठंडा, इस जगह पे क्या होगा? काफी सारा ठंडा हवा आ जाएगा, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन ऑफ ठंडा हवा आएगा। नीचे में हवा भी बहुत ज्यादा नहीं चलता है। अगर बहुत सारा बिल्डिंग है तो बहुत तेज हवा चलता फील होता है क्या? नहीं होता ना। तो स्टील एयर वाला भी कंडीशन है, ठंडा भी है। क्लियर है। तो इस जगह पे फॉग हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए अगर देखो कभी माउंटेन वगैरह एरिया में जाओगे तो वैलीज में पूरा एक लंबा सा ऐसा फॉग देखने को मिलता है। नहीं, वो क्या है? वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है, क्योंकि दोनों साइड से क्या हुआ? ठंडा हवा ऐसे नीचे आ गया, नीचे ठंडा हवा आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? बादल यहीं पे बन गया। समझ में आ गया? जो फॉग जिसको हम लोग बोलते हैं वो यहीं पे बन गया। ऐसे जगह पे कॉफी कल्टीवेशन क्या होगा? बहुत अच्छे से होगा। कॉफी कल्टीवेशन के लिए मतलब हर प्लांट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, इन लोग का रिक्वायरमेंट ऐसे ही है। क्लियर है। तो ये समझ में आया? हाँ, ये क्या? ये टेम्परेचर इन्वर्जन का ही एग्जांपल है। तो यही चीज है, कोल्ड एयर सबसाइड कर रहा है, वही है। इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज मतलब भाई एयर क्या कर रहा है? ड्रेन कर रहा है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ये ध्यान में रखना टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कि क्यों होता है, तीनों अच्छे से ध्यान में रखना।